ये घटना जो मानव को संघर्ष करना सिखा देती है, जो आपकी दिल दहला देगी। और ऐसा ही कुछ हुआ था फ्लाइट 571 के साथ। ये प्लेन एक बर्फीली पहाड़ी पर क्रैश हुआ, ज़मीन से हज़ारों फीट ऊपर। इस क्रैश में जो पैसेंजर्स बचे रह गए, उनके पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक ही चारा था, अपने ही फैमिली मेंबर्स और यार दोस्तों का मांस खाना। फ्लाइट 501 की कहानी, चाहे इसे आप दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार कहें या मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रूरता, लेकिन इस कहानी को सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये दिल दहला देने वाली कहानी शुरू होती है 12 अक्टूबर 1972 को, जब साउथ अमेरिका के उरुग्वे से एक फ्लाइट चिली की राजधानी सैंटियागो के लिए उड़ान भरती है। इस प्लेन में सवार है रग्बी खिलाड़ी, उनके परिवार के सदस्य, उनके रिश्तेदार और उनके दोस्त। इस प्लेन में कुल 45 पैसेंजर हैं, जिनमें 9 क्रू मेंबर्स भी शामिल हैं। यह फ्लाइट 3 घंटों में अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी, लेकिन रास्ते में इसे एंडीज की पर्वतमालाओं को पार करना होगा। दुर्भाग्य से आगे चलकर मौसम खराब हो जाता है, जिससे फ्लाइट को अर्जेंटीना के मेरोजा शहर में लैंड कराना पड़ता है। फ्लाइट रात भर वहीं रुकती है और अगले दिन यानी 13 अक्टूबर को उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। हालांकि मौसम अभी भी खराब है, लेकिन पायलट, जो इस रूट से पहले 29 बार उड़ान भर चुका है, को पूरा विश्वास था कि वह एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लेगा। 13 अक्टूबर को दोपहर 2:18 पर यह फ्लाइट फिर से उड़ान भरती है। सेंटियागो पहुंचने में केवल 1 घंटे का रास्ता बाकी है और पायलट को पूरा भरोसा है कि 1 घंटे में वे सुरक्षित सेंटियागो में पहुंच जाएंगे। प्लेन करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और धीरे धीरे एंडीज की पहाड़ियों को पार कर रहा था। लेकिन मौसम और खराब होता गया, जिससे विजिबिलिटी और कम हो गई और पायलट को आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मौसम साफ होने पर पायलट आसपास की पहाड़ियों को देखकर अनुमान लगा लेता कि प्लेन कहाँ है। लेकिन इस स्थिति में पायलट केवल प्लेन के इंस्ट्रूमेंट्स पर निर्भर था। पायलट को लगता था कि उसने एंडीज की पहाड़ियों को पार कर लिया है, या इसीलिए उसने सेंटियागो एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति मांगी। एटीसी ने पायलट की लोकेशन पर भरोसा किया और प्लेन को 11,500 फीट की ऊंचाई पर लाने की अनुमति दी। 3:21 पर पायलट ने प्लेन का एल्टीट्यूड घटाना शुरू किया। जैसे ही प्लेन नीचे आता है, पायलट को दिखता है कि सामने एक बड़ी चट्टान है और पहाड़ियां अभी भी जारी हैं। पायलट ने प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। प्लेन का पिछला हिस्सा पहाड़ी से टकरा जाता है और टूटकर अलग हो जाता है। इसके कारण पिछली सीटें हवा में उड़ जाती है और 3 पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। प्लेन का राइट विंग भी टूट जाता है, जिससे प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है और दूसरी विंग भी पहाड़ी से टकरा जाती है। अंततः प्लेन का फ्रंट पार्टी बचता है, जो 350 किमी प्रति घंटे की गति से ग्लेशियर में टकराता है। प्लेन पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। प्लेन के पायलट तुरंत मारे जाते हैं। 45 में से 12 लोग इस घटना में मारे जा चुके हैं और 33 लोग जिंदा हैं, लेकिन अधिकांश गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है। यह क्रैश हुआ प्लेन जमीन से 3,570 मीटर की ऊंचाई पर एंडीज की किसी अनजान पहाड़ी पर बिखरा पड़ा है। क्या वे इस पहाड़ी से बचकर निकल पाएंगे, ये कोई नहीं जानता। अभी तक का घटनाक्रम केवल एक छोटी सी झलक है। फ्लाइट की असली कहानी अब शुरू होगी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आगे चलकर इनके साथ क्या होने वाला है। ये वीरान एंडीज की पहाड़ियां अब इन पर कहर बनकर टूटने वाली हैं। उनकी आगे की स्टोरी जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। घायल पैसेंजर्स में से एक नांदो परारो था, जिसके सिर में चोट लगी थी और वह कोमा में चला गया। समस्या ये थी कि सूर्य ढलने वाला था और अंधेरा होने से पहले उन्हें बचाना मुश्किल हो रहा था। रात में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे पहाड़ी पर रात बिताना नामुमकिन हो जाता है। 4 रेस्क्यू जहाज रवाना किए गए, जिन्होंने एंडीज की पहाड़ियों को खंगाला, लेकिन प्लेन सफेद बर्फ और घने कोहरे में छुपा हुआ था। रात को रेस्क्यू ऑपरेशन स्थगित कर दिया गया। पैसेंजर्स ने आशा की कि वे केवल एक रात काट लें और अगली सुबह उन्हें कोई ना कोई बचा लेगा। उन्होंने प्लेन के मलबे में शेल्टर बनाया और रात बिताई। यह रात उनके लिए अत्यंत कठिन थी, लेकिन उम्मीद थी कि कल कोई उन्हें ढूंढ लेगा और बचा लेगा। इस उम्मीद में उन्होंने रात बिताई, लेकिन 5 लोग नहीं झेल पाए और जिंदा बचे लोगों की संख्या 33 से घटकर 28 रह गई।
14 अक्टूबर को सर्च ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ। 11 जहाज ढूंढने के लिए उड़ान भरते हैं, लेकिन प्लेन की सफ़ेद रंग की वजह से उसे बर्फीली पहाड़ियों में ढूंढना मुश्किल होता है। सर्वाइवर्स ने एसओएस सिग्नल के लिए प्लेन पर लिपस्टिक से लिखने की कोशिश की, लेकिन लिपस्टिक पर्याप्त नहीं थी। उन्होंने बर्फ पर बड़ा सा क्रॉस बनाया, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। 15 अक्टूबर को भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। बचाव दल ने प्रयास जारी रखा, लेकिन असफल रहे। सर्वाइवर्स ने समझा कि वे बुरे फंसे हुए हैं और मदद की उम्मीद धीरे धीरे कम हो रही थी। वे प्लेन के मलबे में उपलब्ध संसाधनों से सर्वाइवल की तकनीक विकसित करने लगे। वे बर्फ को पिघलाकर पानी प्राप्त कर रहे थे, लेकिन खाने की कमी थी। 16 अक्टूबर को नांदो पराडो कोमा से जाग उठा, लेकिन उसे पता चला कि उसकी मां की मौत हो चुकी है और बहन गंभीर रूप से घायल है। 8 दिन गुजर चुके थे और प्लेन में उपलब्ध खाना भी खत्म हो चुका था। सर्च ऑपरेशन को 2 महीनों के लिए स्थगित कर दिया गया, क्योंकि अक्टूबर में भारी बर्फबारी होती है। 8 दिनों बाद सर्च ऑपरेशन को रोक दिया गया और आधिकारिक तौर पर माना गया कि यात्री मारे जा चुके हैं। सर्वाइवर्स को प्लेन के मलबे में एक रेडियो मिला, और जब उसे ऑन किया तो उसमें न्यूज़ ब्रॉडकास्ट हो रही थी कि फ्लाइट 571 के सर्च ऑपरेशन को अब बंद कर दिया गया है। इस न्यूज़ ने सर्वाइवर्स के होश उड़ा दिए। अब तक उन्हें अपने खोजे जाने की एक उम्मीद थी, लेकिन अचानक रेडियो पर अपने मरने की खबर सुनकर उनकी उम्मीद की किरण भी बुझ गई। अब उन्हें पता चल चुका था कि यहाँ मौत निश्चित है। 2 विकल्प थे: परिस्थितियों को खुद पर हावी होने दो या उनका डटकर सामना करो। उन्होंने प्लेन की सीटों को फाड़कर उसकी रुई को अपने कपड़ों में भरकर ठंड से बचने की कोशिश की। सीट कवर्स को पैरों में लपेटकर बर्फ में चलने के लिए जूते बनाए। सबसे बड़ी समस्या भोजन की थी। जीवित रहने के लिए उनके पास एक ही विकल्प था: ऐसा कार्य करना जो इतिहास में कभी नहीं किया गया, एक ऐसा कार्य जिसकी कल्पना ही रूह कांपाने वाली थी। उन्होंने अपने परिवार के सदस्य, रिश्तेदार और जिनके साथ उन्होंने कभी खेला, उनकी मृत बॉडीज को खाने का फैसला किया। ये निर्णय उनके लिए निस्संदेह बहुत कठिन था। समय बीतता जा रहा था और उनके पास खुद को बचाने के लिए कोई योजना नहीं थी। वे रात को ठंड से बचने के लिए टूटे हुए प्लेन के अंदर सोते थे। लेकिन क्रैश के 16 दिन बाद 29 अक्टूबर को कुदरत ने एक और झटका दिया। रात में सोते समय उन्हें पता चला कि पहाड़ से बर्फ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर रहा है। ये एवलांच इतनी जोर से आया कि भारी मात्रा में बर्फ ने उनके टूटे प्लेन को अपनी चपेट में ले लिया। उनका प्लेन बर्फ के नीचे दब गया और प्लेन के अंदर भी बर्फ घुस गई, जिससे ऑक्सीजन की कमी हो गई और दम घुटने से 8 लोग मारे गए। अब केवल 19 लोग ही जिंदा बचे हैं, और वे भी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। बर्फ से बाहर निकलने में इन लोगों को 3 दिन लगते हैं। अब उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर वे यहाँ रहे तो एक एक करके सब लोग मारे जाएंगे। इसलिए उन्होंने पहाड़ी से बाहर निकलकर मदद ढूंढने का निर्णय लिया। ज्यादातर लोग जख्मी थे, मार्क इसलिए पहाड़ी पार करने में असमर्थ थे। लेकिन 3 लोग कम चोटिल थे और उन्होंने पहाड़ी पार करके मदद लाने का फैसला किया। उन्होंने मांस के टुकड़े और ठंड से बचने के लिए मोटे कपड़े तैयार किए और क्रैश के 33 दिनों के बाद 15 नवंबर को मदद के लिए निकल पड़े। चलते चलते शाम हो गई। उनकी नज़र प्लेन के टूटे हुए दूसरे हिस्से पर पड़ी, जिसमें उन्हें खाने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली। उस रात उन्होंने मलबे में गुजारने का फैसला किया और वहां एक बैटरी मिली। उन्होंने सोचा कि बैटरी को प्लेन की मेन बॉडी के पास ले जाकर कम्युनिकेशन डिवाइस चालू की जाए। लेकिन बैटरी का वजन 25 किलोग्राम था और इतनी भारी बैटरी को इतनी कमजोर हालत में ले जाना संभव नहीं था। इसके बाद उन्होंने सोचा कि प्लेन की मेन बॉडी से कम्युनिकेशन डिवाइस निकालकर बैटरी के पास लाया जाए। कुछ दिनों की कोशिश के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर क्रैश के 49 दिन बाद 11 दिसंबर को एक और एवलांच आता है, जिसमें 3 और लोग मारे जाते हैं। अब जिंदा बचे लोगों की संख्या 16 रह जाती है। अब 3 नौजवान कनेसा, पराडो और विजेंटन बिना किसी गियर के ग्लेशियर पर चढ़ाई करने के लिए निकल पड़ते हैं। वे पश्चिम दिशा की ओर चलते जाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इस दिशा में कोई इंसानी बस्ती मिलेगी या नहीं। उन्हें बस इतना पता था कि इस पहाड़ी को पार करना है और मदद मिल जाएगी। उन्होंने 3 दिनों के लिए ही मीट की सप्लाई रखी और धागे से सिलकर एक स्लीपिंग बैग बनाया। वे दिन भर बिना गियर के पहाड़ पर चढ़ते और रात को एक स्लीपिंग बैग में तीनों चिपक कर सोते।
-30 डिग्री सेल्सियस में रात बिताना आसान नहीं था। चौथे दिन की सुबह वे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि उनकी दिशा गलत थी। अब उनका रास्ता खत्म हो गया था और खाने की सप्लाई भी बहुत कम थी। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि एक आदमी वापस जाएगा और दो लोग आगे बढ़ेंगे। विजेंटन वापस लौट जाता है और पराडो और कनेसा सही रास्ते का अनुमान लगाकर आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों बाद उन्हें नदी की एक छोटी धारा मिलती है। वे उस धारा के साथ नीचे चलते रहते हैं। 9 दिनों की यात्रा के बाद 20 दिसंबर को नदी के दूसरे किनारे पर 3 लोग दिखाई देते हैं। पिछले 9 दिनों में उन्होंने पहाड़ पर 41 किलोमीटर की हाइकिंग की थी और अब मंजिल उनके सामने थी। उन्होंने मदद की गुहार लगाई, लेकिन लोग टुमारो बोलकर चले गए। अगले दिन वही विलेजर एक पत्थर में कागज और पेन लपेट कर नदी के दूसरे किनारे पर फेंकता है। नांदो पराडो ने कागज और पेन को लेकर घटनाओं को पूरा विवरण लिख लेजर ने पर पढ़ा और सब कुछ समझ गया। उसने जानकारी शहर में साझा की और आर्मी कमांड को सूचित किया। जल्द ही एयरफोर्स उन्हें रेस्क्यू करने के लिए पहुंचती है। आर्मी ऑफिसर्स प्राडो और कनेसा को हेलीकॉप्टर में बिठाकर क्रैश साइट पर पहुंचते हैं और 22 दिसंबर 1972 को क्रैश के 70 दिनों के बाद बचे हुए सर्वाइवर्स को रेस्क्यू किया जाता है। इनकी हालत बहुत खराब थी और कुल 16 लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं। यह कहानी वास्तव में दिल दहला देने वाली थी।